हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के अंत में दिए गए एक्सरसाइज 1 to 6 यानी 1 से लेकर 6 तक एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला एक्सरसाइज क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। पहला एक्सरसाइज 1, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उस पर नेट जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है वह जीरो है। किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है नेट एक्सटर्नल फोर्स वह जीरो है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी। तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि क्या यह पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करे, यानी किसी वेलोसिटी से मूव करे, उसका वेलोसिटी नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इफ यस, यदि ऐसा है तो स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इफ नो प्रोवाइड ए रीजन। तो आइए हम लोग देखते हैं, यह एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, और इस पर देखिए दो फोर्स लग रहा है। एक लेफ्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का लग रहा है और राइट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का लग रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, 5 न्यूटन और इसका भी 5 न्यूटन, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस केस में क्या होगा कि जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यह बॉडी पहले से रेस्ट पर थी, तो अभी भी वो रेस्ट पर रहेगी। अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है तो वह बॉडी रेस्ट पर रहेगी। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वह रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वह जीरो है और बॉडी पहले से रेस्ट पर है तो वह रेस्ट पर ही रहेगी। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं। ये देखिए एक बॉडी मूव कर रही है और इस पर भी सेम फोर्स लग रहा है। लेफ्ट डायरेक्शन में भी उतना ही लग रहा है और राइट डायरेक्शन में भी उतना ही 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी, और इस पर 5 न्यूटन लेफ्ट साइड में लग रहा है और 5 न्यूटन राइट साइड में लग रहा है। तो इस पर जो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन बॉडी मूव कर रही है। अगर यह पहले से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यह बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रहेगी। तो इस केस में देख रहे हैं कि नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और उस बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसका नेट वैल्यू जीरो होता है तो वह बॉडी नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करते रहेगी। तो सेकेंड वाला केस में हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो होते हुए भी बॉडी का जो वेलोसिटी है वह नॉन जीरो है। तो हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट में मूव विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी इवन इफ द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज जीरो। जो सेकेंड वाला केस में देखें, अगर कोई बॉडी पर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो भी वह नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर सकती है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए और उसका जो वेलोसिटी है कांस्टेंट होना चाहिए। विल कंटिन्यू टू मूव विथ द सेम वेलोसिटी, वह उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगी as long as there are no external unbalanced force acting on it. In order to change the motion of the object, some external unbalanced force must act upon it. अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज करना है तो कुछ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम लोग देख रहे थे इस दोनों केस में नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स जीरो था। तो यहाँ अगर बोले कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर उस पर हम अनबैलेंस फोर्स 0 लगाते हैं, नेट अनबैलेंस फोर्स 0 लगाते हैं, तो वह बॉडी मूव करते रहेगी। अब देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2। व्हेन ए कारपेट इज बीटेन विथ ए स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा, कारपेट को या कपड़े को से अगर डस्ट को निकालना है तो उस पर हम लोग झटका देते हैं या स्टिक से हिट करते हैं, तो डस्ट उस पर से निकलने लगता है। तो आइए इसको देखते हैं। ये मान लेते हैं कारपेट है, और इसको हम अगर जोर से हिलाएंगे या इस पर स्टिक से बीट करेंगे, मारेंगे, तो इसका जो डस्ट पार्टिकल है वह गिरने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि जो कारपेट को बीट करते हैं तो कारपेट वह अब मूव करने लगती है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वह कारपेट के साथ उतने स्ट्रांगली अटैच नहीं रहता है। तो वह क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल अपने जगह पर ही रहना चाहता है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार, और लेकिन कारपेट को हमने हिट किया है, बीट किया है स्टिक से, तो वह कारपेट अपनी जगह से मूव कर रहा है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वह उसी जगह पर रहना चाहता है। इसके कारण जो डस्ट पार्टिकल है वह बाहर आ जाता है, कारपेट से बाहर आ जाता है, और जो कारपेट है दूसरी जगह जाना चाह रहा है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है उसी जगह पर रहना चाहता है। तो कारपेट तो चला जाता है आगे, लेकिन डस्ट पार्टिकल उसी जगह रहता है, जिसके कारण वो डस्ट पार्टिकल कारपेट से निकल जाता है। When a carpet is beaten with a stick, the dust come out of it because of law of inertia. इनर्शिया के कारण डस्ट पार्टिकल अपनी जगह पर रहना चाहता है। बिफोर बीटिंग द डस्ट पार्टिकल्स आर एट रेस्ट along with the carpet. Before beating the dust particle are at rest along with the carpet. कारपेट को बीट करने से पहले उसमें जो डस्ट पार्टिकल और कारपेट दोनों रेस्ट पर रहते हैं। बीटिंग द कारपेट विथ द स्टिक मेक द कारपेट मूव। अब जब हम कारपेट को बीट करते हैं तो कारपेट मूव करने लगता है। बट द डस्ट पार्टिकल विच आर नॉट स्ट्रांगली अटैच्ड विथ इट, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल कारपेट के साथ स्ट्रांगली अटैच नहीं रहता है, रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वह अपनी जगह पर ही रहना चाहता है इनर्शिया के कारण। थस द डस्ट गेट्स डिटैच फ्रॉम द कारपेट, इसलिए जो डस्ट है वह कारपेट से अलग हो जाता है। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 3 देखते हैं। व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी luggage kept on the roof of a bus when with a rope? ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है कि बस के छत पर अगर कोई लगेज रखते हैं तो उसको रोप से बांध कर रखना चाहिए? आइए देखते हैं। अगर ये बस है, इसके ऊपर एक लगेज रखा हुआ है, अगर बस चलने लगती है तो देखिए, बस जब चलने लगती है तो क्या होता है, बस का जो नीचे का पार्ट है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जो हम लगेज रखे हैं वह इनर्शिया के कारण अपनी जगह पर रहना चाहता है। तो इस कारण जो बस है आगे निकल जाती है, और जो लगेज है वह बस से नीचे गिर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लगेज को बस के साथ रोप से बांध दे तो लगेज है बस के साथ अटैच हो जाएगा, और बस और जो लगेज है दोनों को हम एक ही बॉडी मान सकते हैं, क्योंकि इसके साथ पूरी तरह अटैच है। तो जैसे जैसे बस मूव करेगी ये लगेज भी मूव करेगा, उस समय लगेज नहीं गिरेगा। तो ये इनर्शिया के कारण जो है अगर उसको हम नहीं बांधेंगे बस के साथ तो वह लगेज बस से गिर सकता है। अब हम एक्सरसाइज 4 की तरफ बढ़ते हैं। ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन है, वह क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो वह ग्राउंड पर
लेवल ग्राउंड पर मूव करने लगता है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेट। कुछ से डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉल रुक जाती है। द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप बिकॉज। तो बॉल क्यों स्लो होता है, स्लो होकर क्यों रुक जाता है, इसमें हमें तीन चार रीजन दिए गए हैं, इसमें से हमें करेक्ट रीजन को चूज करना है। पहला दिया है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ। इसमें बोल रहा है कि बैट्समैन ने बहुत जोर से उस पर हिट नहीं किया, बॉल को हिट नहीं किया। दूसरा है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। दूसरा बोल रहा है कि जो वेलोसिटी होता है, फोर्स जो अप्लाई किया जाता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा है देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। तीसरा बोल रहा है कि बॉल पर एक फोर्स काम करता है जो उसको अपोज करता है। चौथा बोल रहा है देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल। बोल रहा है कि बॉल पर कोई अनबैलेंस फोर्स काम नहीं कर रहा है, सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। इसलिए बॉल रेस्ट पर आना चाहता है। देखिए जब बॉल से हिट करते हैं, क्रिकेट बैट से बॉल को हिट करते हैं तो बॉल कुछ देर जाने के बाद ये रुक जाती है। तो यहाँ जो ग्राउंड से बॉल जो जा रही है, तो ग्राउंड के साथ जो बॉल का जो कांटेक्ट है उस वहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, और फ्रिक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो लेफ्ट टू राइट बॉल जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसके कारण बॉल क्या है कुछ दूर के बाद जाने के बाद रुक जाती है। तो इसका आंसर होगा सी। आइए अब एक्सरसाइज 5 देखते हैं। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक है, वह रेस्ट पर है और एक हिली एरिया है, वहां से वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे की तरफ आता है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। और वह जो ट्रक है वह 400 मीटर डिस्टेंस 20 सेकेंड में तय करता है। फाइंड इट एक्सेलरेशन, और तो हमें इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट मास इज 7 टन्स। और हमें फोर्स भी मालूम करना है जो ट्रक पर लग रहा है। ट्रक का मास हमें दिया गया है 7 टन, 1 टन इक्वल टू 1000 kg। तो आइए देखते हैं, ये हिली रोड है और एक ट्रक है, इस पर ये पहले ट्रक रेस्ट पर थी और उसके बाद वह हिली एरिया में वह हिली रोड पर वह नीचे की तरफ आने लगती है। देखिए ट्रक यहाँ रेस्ट पर थी और यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ आ रही है। तो हमें दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 400 मीटर है। यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगा, 20 सेकंड टाइम लगा। यहाँ से आने में 20 सेकंड टाइम लगा, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर है। और ट्रक का जो मास है 7 टन, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ दिया गया है 1 टन इक्वल टू 1000 kg। तो 7 टन हो जाएगा 7000 kg। तो हमें फोर्स मालूम करना है, तो फोर्स जो होता है इक्वल टू ए में, तो हमें पहले ए निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग ए कैसे निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए हम लोग लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़े हैं। जो एक्सेलरेशन हो क्या होता है, वह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वह उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर देखिए हमें ए निकालना है, तो हमें
अगर इस फॉर्मूला को भी, यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया गया है, एस दिया गया है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर यू हमें इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है यानी 0 है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये निकालना है, और हमें टाइम दिया गया है और एस भी दिया गया है। तो एस है 400 इक्वल टू, यहाँ पर टी 0 है और इनिशियल टी है 20 सेकेंड और यू है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इसमें ऐड करेंगे हाफ ए तो हमें निकालना है, और टी है 20 सेकेंड, तो 20 इंटू 20 टी स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 हो गया। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाफ ए हो जाएगा 400, लेफ्ट साइड में 400 है, 400 डिवाइडेड बाई 400 यानी 20 इंटू 20 400 हो गया। तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहाँ से हाफ है, हाफ को इधर इस साइड ले जाएंगे और ये कट कर 1 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो हम एक्सेलरेशन ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और हमें फोर्स निकालना है, सेकेंड पार्ट में फोर्स निकालना है, तो फोर्स हो जाएगा 7000 kg एम, जो ट्रक का जो मास है एम 7000 kg है, और उसमें एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सेलरेशन हम लोगों ने अभी निकाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू 14,000 न्यूटन। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 है, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter। एक स्टोन है, उसका मास 1 kg है, उसको एक फ्रोजन सरफेस है यानी ये बर्फीला जगह है, उस पर थ्रो किया गया, और उसका जो थ्रो किया गया उस समय उसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, और 50 मीटर जाने के बाद वह रुक जाती है। तो हमें मालूम करना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो हमें मालूम करना है कि स्टोन और आइस के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको मालूम करना है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि क्रिकेट बॉल क्यों रुक जा रही थी, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। यहाँ पर भी जो बॉल थ्रो करेगा, मान लीजिए कि एक बच्चा है, ये पत्थर को थ्रो कर रहा है, ये पत्थर जो फ्रोजन सरफेस है इससे होकर जा रही है, और कुछ देर के बाद जाकर ये पत्थर रुक जाती है। तो ये हमें देखिए स्टोन का मास दिया गया है, मास ऑफ स्टोन 1 kg है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ से डिस्टेंस है 50 मीटर दिया गया है, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन 0 हो जाएगा क्योंकि ये आकर यहाँ पर रुक जाती है। तो हम एस दिया गया है 20, सॉरी यहाँ पर 50 मीटर होगा ये, तो हम एफ निकाल देंगे, एफ इक्वल टू एम ए। तो हमारे पास 3 फार्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें देखिए इस तीनों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला को यूज करेंगे। देखिए इसमें t है, इसमें t है, और हमें t नहीं मालूम है, तो हमें इस वाला फार्मूला को यूज करेंगे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें s मालूम है, वी स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और u इनिशियल वेलोसिटी भी हमें मालूम है 20 मीटर पर सेकेंड के अनुसार वो थ्रो किया गया, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो अब हम फार्मूला को यूज करके हम इसका फोर्स निकाल देंगे। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया
भी कितना है, 0, 0 स्क्वायर इक्वल टू यू कितना है, यू 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 स्क्वायर हो गया प्लस 2a एस, एस है 50 मीटर, यहाँ 50 होगा, 50 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 50 मीटर है डिस्टेंस। और हम फिर इसे हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -400 हो जाएगा, इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ से इधर आने पर वो माइनस हो जाएगा, -400 इक्वल टू 100 ए, और ए का जो वैल्यू हो जाएगा -400 डिवाइडेड बाई 100, तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस है यानी रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन के कारण जो स्टोन है कुछ देर के बाद आकर ये रुक जाएगी। तो ये जो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड आया, अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम में, तो यहाँ पर जो एम है 1 kg है, और एक्सेलरेशन हम लोगों ने -4 निकाल दिया, तो ये हो जाएगा -4 न्यूटन, और माइनस है यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में यह फोर्स अप्लाई हो रहा है, और यह फोर्स कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो निगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स इज अपोजिंग विच इज फ्रिक्शन फोर्स, अगर हमें फोर्स निगेटिव आता है तो वह जो वेलोसिटी है उसको अपोज करता है, तो यहाँ पर इस केस में यह कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो आज का एक्सरसाइज समाप्त हुआ, और यह आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।